गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा आवाज आ रही है? क्लास यस स्टार्ट सर। करें? यस सर। अपने ऑडियो को आप म्यूट कर दीजिए। ठीक है, कल हमने जो देखा था टॉपिक उससे आगे पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे देखते हैं। एक मिनट, ये प्रॉब्लम देखिए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। सर क्या हुआ? सर सर करो, इस वजह से नहीं देख पा रहे, हम ये बीच बीच में डिस्टरबेंस करते हैं। क्या बेटा? ये बीच बीच में डिस्टरबेंस करते हैं, ये अनम्यूट कर देते हैं क्योंकि म्यूट हो रही है क्या आवाज? अरे सर, ये बीच बीच में डिस्टरबेंस करते हैं, अनम्यूट कर देते हैं। आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही मेरे को। अंजलि सैनी कुछ पूछना है क्या? नो सर। देखिए, 4 सही स्तर है मृदा के। कितने? 4। और हमने ये कल पढ़ा था वीडियो में। 4 सही स्तर में पहले क, ख, ग और घ। ये मूल सेल है, ये अपक्षी सेल है, ये उपमृदा है और ये मृदा है। ठीक है, 6 प्रकार की मृदा है। और मृदा के निर्माण के लिए कौन सी सेल को मुख्य माना गया है? तो मूल सेल को मुख्य माना गया है। जब तक मृदा परिपक्व नहीं होती तब तक मृदा में उसके गुण बने रहते हैं। जब परिपक्व होती है मृदा तो उसके गुणों को हम देख पाते हैं। लेकिन मान लो अपर्दन होकर मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उस मृदा में दूसरी मूल सेल के गुण भी आ जाते हैं। जैसे मान लो अपर्दन हुआ, एक मृदा दूसरे स्थान पे गई और दूसरी मूल सेल जो है वहां पे मृदा निर्मित थी तो उस मृदा से मिलती है तो मृदा में दूसरे गुण भी आ जाते हैं। ठीक है ना, वो अपर्दन के माध्यम से भी ऐसा होता है और मृदा के परिवहन से भी होता है और मृदा के निर्माण के दौरान भी ऐसा होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमने कल पढ़ा था मृदा का वर्गीकरण, कौन कौन से एरिया में मृदा है, आज उसको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखो, जल आरूढ़, जल से आरूढ़ या जल पे आरूढ़ जो कण है मृदा के, वो कौन सी मृदा का निर्माण करते हैं? जलोढ़ मृदा। यानी कहने का मतलब नदी प्रवाह के समीपवर्ती भाग में, नदी प्रवाह के समीपवर्ती भाग में जो निर्मित या नदी प्रवाह के अंदर निर्मित जो मृदा है वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, और जलोढ़ मृदा के लिए कहा जाता है कि जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है। क्या है? सबसे उपजाऊ मृदा है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत में लगभग 40 to 45% भाग पर, 40 to 45% भाग पर क्या है आपकी? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जहां पाई जाती है, कल हमने क्षेत्र की बात की थी,
हमने जलोढ़ मृदा के क्षेत्र की बात की थी। मैं एक बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। देखो, जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है, एक बार यहाँ पे बना देता हूँ मानचित्र में। देखना बेटा, ये जो एरिया है आपके पर्वतीय भाग है, इसके नीचे वाला भाग है पंजाब का, हरियाणा, ये आपके सिंधु का मैदान है। इसके अलावा देखिए तो गंगा का मैदान है, जिसमें आपके यूपी, बिहार, आपके झारखंड का भाग, आपके बंगाल का भाग, वेस्ट बंगाल का भाग, ये वाला भाग आ गया। इसके बाद में इधर से देखें तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां असम का भाग। ये जो भाग है वो जलोढ़ मृदा के क्षेत्र है। किसके क्षेत्र है बेटा? जलोढ़ मृदा के क्षेत्र है। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। इसके अलावा आपके यहाँ से एक संकरी पट्टी है जो कहाँ तक, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में आती है। ये भी भाग है, वो भी क्या है, जलोढ़ मृदा के क्षेत्र है। माही नदी का क्षेत्र है, बनास नदी का क्षेत्र है। ये कौन सा भाई? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। इसके अलावा कल बात हुई थी महानदी वाला भाग, महानदी के बाद गोदावरी वाला भाग, कृष्णा वाला भाग, ये वाला जो भाग है जो डेल्टा प्रदेश है, ये भी आपके जलोढ़ मृदा के क्षेत्र है। जो डेल्टा वाला भाग है ये भी क्या है, आपके जलोढ़ मृदा के क्षेत्र है। देखो यहाँ पे मृदा जो है उसमें उपजाऊपन की बात है, तो उस उपजाऊपन में कौन कौन से कारक है, तो कौन कौन से इसमें सबसे पहले इस मृदा के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? तो जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें आपके फास्फोरस, याद करना, पोटास, चूना और जैविक तत्वों की क्या होती है, प्रधानता होती है। फास्फोरस, पोटास, चूना और जो जैविक तत्व है उनकी क्या होती है, प्रधानता होती है। लेकिन इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी नाइट्रोजन की कमी होती है। ये मृदा है जो जिसमें जल ग्रहण करने की क्षमता क्या है, कम होती है। क्या होती है? जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। उपजाऊ होती है, इसलिए इस मृदा क्षेत्र में हम बात करें तो आपके चावल, गेहूं, चावल, गेहूं, गन्ना, ये अधिक जो आपकी जल वाली फसल है इसको हम बोते हैं। जब शुष्कता होती है तो इसमें क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई। इसमें शुष्कता आई तो क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, चावल, गेहूं और गन्ना। अब हम बात करें कि जो यहाँ पे मृदा क्षेत्र है वो मृदा वाला भाग कैसा है बेटा, उपजाऊ है। तो यहाँ पे कृषि गहनता मिलती है। कृषि गहनता मतलब है कृषि फसलों के उत्पादन की जो क्षमता है वो इस मृदा क्षेत्र में ज्यादा है, मतलब ज्यादा मात्रा में कृषि कार्य यहाँ पे किया जाता है। कृषि गहनता के साथ साथ हम देखें तो इस क्षेत्र में आपके जनसंख्या घनत्व भी अपेक्षा अगर ज्यादा है, क्योंकि ये मैदान है बेटा। और हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे भारत में, तो जितने भी मैदानी भाग है जो हमारा ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में जो कृषि कार्य है और उद्योग है उनके लिए भूमि तथा निवास या बस्ती बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि है वो उपयुक्त होती है। इस कारण से यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिकांश लोगों को भरण पोषण प्रदान करने वाली कौन सी मृदा है? आपकी जलोढ़ मृदा। क्योंकि मृदा के बारे में कहा गया है
कि मृदा एक ऐसा संसाधन है जो किसे मूल सेलों से निर्मित है, जो प्राकृतिक कारण जलवायु है और जैविक कारण से इसका निर्माण होता है, और ये लोगों के भरण पोषण के लिए क्या है, उत्तरदायी मानी जाती है। वो क्या होती है, मृदा होती है। और मृदा के बारे में एक प्रश्न और है, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन ध्यान रखना कि जो मृदा या मिट्टी जो है, उस मिट्टी के अध्ययन को हम बोलते हैं पेडालॉजी। क्या बोलते हैं, पेडालॉजी। क्या बोलते हैं, पेडालॉजी। और मृदा अध्ययन करने वाले व्यक्ति को, मृदा के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को या मृदा जो है विशेषज्ञ को हम बोलते हैं पेडालॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, पेडालॉजिस्ट। यानी मृदा के अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों को हम बोलते हैं पेडालॉजिस्ट, और मृदा के अध्ययन को बोलते हैं पेडालॉजी। क्योंकि मृदा के बारे में कहा गया है कि मृदा जो है एक शब्द है सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। फर्श का मतलब अपनी जो फर्श नहीं होती क्या, जिसमें हम रहते हैं, फर्श। ठीक है। और ये जो सोलम है, इससे क्या बना है, अपरंश होते हुए क्या बन गया, सोयल बन गया। क्या बन गया, सोलम से क्या बना है, सोयल बना है। तो आपको जलोढ़ मृदा समझ में आ गया कि नदी प्रवाह क्षेत्र में, नदी के समीपवर्ती भागों में जलोढ़ मृदा से एक बात और है कि जो जलोढ़ मृदा है, इसमें इस मृदा को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं बांगर और एक बांटते हैं खादर। एक तो बांटते हैं बांगर और एक बांटते हैं खादर। जो नदी प्रवाह है, इस नदी प्रवाह में नदी प्रवाह से दूर जो पहले का जमाव है, यानी पुरातन जमाव, इस पुरातन जमाव को हम क्या बोलते हैं, बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। और जो नवीनतम जमाव है, इसको क्या बोलते हैं, खादर। नवीनतम जमाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा को एक नाम और है, याद करना, कौन सी मृदा, कॉप मृदा। जो नवीनतम है, कॉप मृदा जो नवीनतम है, तो नवीनतम मृदा को बोलेंगे क्या, खादर। अब नवीनतम मृदा कौन सी, कि जो मिट्टी जमाव है वो नदी के तट पे हो रहा है, नदी के तट पे हो रहा है, तो उसमें जो आपके कण है वो महीन होंगे, लेकिन जो जमाव है वो पहले हुआ है, वहां कण क्या होंगे, मोटे होंगे। और ये जो खादर है वो बांगर की तुलना में क्या है, ज्यादा उपजाऊ होगा। तो बांगर का मतलब है पुरातन जमाव और खादर का मतलब है नवीनतम जमाव। ठीक है। तो यहाँ पे चावल, गेहूं, गन्ना, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई फसलें उत्पादित होती है भाई। इसमें देखो दाल यानी दलहन भी उत्पादित की जाती है। अनाज में सब आगे में गेहूं है, जितनी प्रकार के अनाज हैं वो तो है ही। अनाज के साथ साथ क्या है, दाल भी उत्पादित की जाती है। चावल भी क्या है, अनाज है। ठीक है। गेहूं भी क्या है, अनाज है। अनाजों के साथ साथ दालों का उत्पादन भी कौन सी मृदा में किया जाता है, आपके जलोढ़ मृदा में किया जाता है। ठीक है। एक जलोढ़ मृदा से है कि यह मृदा जो है, इसकी यहाँ तो है आरंभिक अवस्था, जब ये मृदा यहाँ से नदियों के माध्यम से आती है, तो ये तो कौन सी अवस्था है, आरंभिक अवस्था। और ये क्या है, अंतिम अवस्था। लास्ट में क्या आती है, अंतिम अवस्था। तो ये मृदा यहाँ अपनी अंतिम अवस्था में, ये मृदा अपनी अंतिम अवस्था में यहाँ इसके कण कैसे हो जाते हैं बेटा, महीन। अंतिम अवस्था में इसके कण क्या होते हैं, महीन। और इधर चलोगे आप तो इसके कण क्या होंगे, अपेक्षाकृत मोटे होंगे। अपेक्षाकृत क्या होंगे, मोटे। ध्यान रखें, ये जो मोटे कण है, तो ये कौन सी मृदा होगी, अपरिपक्व। और आगे है वो कौन सी है, परिपक्व मृदा। कौन सी है,
परिपक्व मृदा। समझ में आ रही बात बेटा? समझ में आया क्या? यस सर। मैंने समझाया? यस सर। आ गया? 1 मिनट के लिए दीजिए। यस सर। काली मृदा देखेंगे। कौन सी मृदा? जलोढ़। इसका दूसरा नाम कोक मृदा भी है। ठीक है, इसको दोमट मृदा भी कहते हैं, 2 रंगों वाली। ठीक है, कलर की बात करें तो हल्के भूरे से लेके और गहरे भूरे तक इसका क्या होता है? कलर होता है। हल्के भूरे से गहरे भूरे तक इसका क्या होता है? कलर होता है। सिल्ट यानी गाद के रूप में भी होती है। किसके रूप में होती है? गाद के रूप में भी होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, फास्फोरस, पोटास, चूना और जैविक तत्वों की प्रधानता होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। कृषि गहनता इस क्षेत्र में मिलती है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पे सर्वाधिक है, तभी तो कृषि गहनता है। और कृषि गहनता क्यों है? क्योंकि मृदा उपजाऊ है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अनाज और दलहन इनका उत्पादन किया जाता है। आपके पंजाब से लेके पश्चिमी बंगाल और इधर असम, इन क्षेत्रों में यह मृदा मिलती है। साथ ही साथ एक संकरे गलियारे के रूप में राजस्थान के मैदान, क्योंकि राजस्थान का पूर्वी भाग मैदान है, और राजस्थान के मैदान और गुजरात नर्मदा ताप्ती नदी का क्षेत्र है, यहाँ तक यह मृदा विस्तारित है। इधर देखें तो आपके उड़ीसा की महानदी, आपके आंध्र की गोदावरी, कृष्णा नदी, इन नदियों के डेल्टाई भागों में भी आपको इस प्रकार की मृदा को देखने को मिलेगा। ठीक है, बांगर नदी प्रवाह क्षेत्र में पहले जो जमाव हुआ है उसको बांगर कहेंगे। नवीनतम जमाव को क्या बोलेंगे? खादर कहेंगे। यानी पुरातन जमाव बांगर और नवीनतम जमाव खादर। आपके समझने के लिए 2 चीज मैंने इसमें लिखी है कि मृदा का अध्ययन किया जाता है, उस मृदा शास्त्र को हिंदी में क्या बोलेंगे? मृदा शास्त्र। और वैसे क्या बोलेंगे? पेडालॉजी। और उसको जानने वाला मृदा शास्त्री, और क्या बोलेंगे? पेडालॉजिस्ट। ठीक है, मृदा जो है वो लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका मतलब होता है फर्श। ठीक है, और इसका अपवर्ष होते होते क्या बन गया? आपके सोयल बन गया। क्या बन गया? सोयल बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं काली मृदा की। कौन सी मृदा? काली मृदा। देखिए, मैं रहने देता हूं एक बार में। काली मृदा देखो, काली मृदा मुख्यतः मैंने कल बताया था कि दक्षिण के पठार में आपको काली मृदा मिलेगी। कौन से पठार में? दक्षिण के पठार में। दक्षिण के पठार से मैं बात करूं कि अपना दक्षिणी भाग है जो भारत का, जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये वाला नीचे वाला प्रायद्वीपीय भाग, ये प्रायद्वीपीय भाग किसका अंश है भाई? गोंडवाना लैंड का अंश है। किसका अंश है? गोंडवाना लैंड का अंश है। गोंडवाना लैंड, देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा हो कि हमारी पृथ्वी है, इसका निर्माण हुआ था तो ये गैसीय अवस्था में थी। गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में आई। ठोस अवस्था में आई तो पृथ्वी पे एक भाग तो हो गया स्थल और एक भाग हो गया जल। जलीय भाग को कहा पैंथालासा और स्थल भाग को कहा पेंजिया। ये थ्योरी लंबी है, 5 मिनट में समझाता हूँ। पेंजिया है पृथ्वी के लगने वाले जो बल थे, पृथ्वी के ऊपर लगने वाले बल, एक तो कौन सा? ध्रुवीय बल, और एक आपका गुरुत्वाकर्षण बल। इन बलों के कारण इस स्थल भाग के हो गए टुकड़े। स्थल भाग का टुकड़ा हुआ ऊपर वाला भाग, ये तो बना आपका अंगारा लैंड। कौन सा? अंगारा लैंड। नीचे वाला भाग बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इसके बीच में जैसे मान लो कि कोई चीज हमने तोड़ी है, पानी भरा है, जैसे तोड़ोगे तो बीच में पानी आ जाएगा नाली जैसे, तो ये पानी आ गया बीच में, इसको बोला 33 सागर। क्या बोला? 33 सागर। क्या नाम दिया? 33 सागर। अब पुनः इसमें क्या हुआ? विस्थापन हुआ। ये भाग इन बलों के कारण
जो आपके गुरुत्वाकर्षण बल है, अपकेंद्रीय बल है, इसके कारण क्या है, विखंडित हुआ। एक बन गया उत्तरी अमेरिका, एक बन गया यूरेशिया, यूरोप और एशिया, एक बन गया दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका, और एक बन गया आपका अफ्रीका। ठीक है, अब पुनः पृथ्वी के जो भाग है उनमें पुनः हलचल हुई, विस्थापन हुआ। तो दक्षिणी अमेरिका से एक भाग टूटा और ये पूर्व की ओर जाने लगा, पूर्व की ओर गया तो इससे एक तो बना ऑस्ट्रेलिया, और एक भाग तैरता तैरता ऊपर की ओर आया और इससे टकराया अंगारा लैंड से। ये वाला भाग कौन सा था हमारा, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। इस कारण से हम बोलते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो कौन से का अंग है, तो गोंडवाना लैंड का अंग है। कौन से का अंग है, तो गोंडवाना लैंड का अंग है। तो समझ में आ गया, तो ये भाग है गोंडवाना लैंड का अंग। और इस गोंडवाना लैंड के भाग में जो ये भाग बना है ये ज्वालामुखी उद्गार से बना है। किससे बना है भाई, ज्वालामुखी उद्गार से। किससे बना है, ज्वालामुखी उद्गार से। ये भाग आपका बना है ज्वालामुखी उद्गार से। अब ज्वालामुखी उद्गार से बना है तो आपकी इसकी जो चट्टाने हैं वो ज्वालामुखी जन्य बेसाल्ट चट्टाने होगी, यानी मूल सेल क्या हो गई, बेसाल्ट। और इन बेसाल्ट से यानी लावा हो गया, वो लावा है मूल सेल। अब लावे में हुआ अपर्दन, लावे में हुआ अपक्षय, तो लावे के अपक्षय और लावे के अपर्दन के कारण, अपक्षय और अपर्दन के कारण आपकी जो मृदा बनी वो कौन सी मृदा बनी, काली मृदा। इस लावे के कारण, लावे के निर्माण के कारण इस मृदा का रंग कैसा है, काला। कैसा है, काला। ठीक है, वैसे देखें तो इस मृदा में लोह तत्वों की क्या है, प्रधानता पाई जाती है। कौन से तत्वों की, लोह तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा में जो तत्व मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कैल्शियम कार्बोनेट। कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन से, इस मृदा में आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास, चूना, चूना। इसकी क्या होती है, इस मृदा में प्रधानता होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास, चूना। ठीक है, इस मृदा में फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। किसकी, फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। किस किस की प्रधानता हुई भाई, किस किस की प्रधानता हुई, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता हुई, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रधानता हुई, एक आपके पोटास की प्रधानता हुई और एक चूने की प्रधानता हुई। कमी किसकी हुई, फास्फोरस की क्या है, कमी है। क्या है, फास्फोरस की कमी है। इसके अलावा इस मृदा की बात मैं करूं, ये मृदा उपजाऊ है, यानी जलोढ़ मृदा के बाद अगर कोई दूसरी मृदा उपजाऊ है तो कौन सी, आपकी काली मृदा। ठीक है, काली मृदा को हम देखो नाम याद रखना, रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसके रंग के कारण। क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। और यह मृदा सबसे इंपॉर्टेंट है कपास के उत्पादन के लिए। किसके लिए, कपास के उत्पादन के लिए यह मृदा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा काली कपास की मृदा। काली कपास की मृदा, कौन सा नाम पड़ा, काली कपास की मृदा। और इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि यह मृदा है उसमें नमी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है, नमी बनी रहती है। और जल धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, क्षमता अधिक होती है। किसकी, जल धारण करने की। तो जल धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, इस मृदा की अधिक होती है। नमी इसमें बनी रहती है, लेकिन कभी कभी अगर गर्म और शुष्क मौसम हो गया, गर्म और शुष्क मौसम,
तो गर्म और शुष्क मौसम हुआ तो इसका मतलब तापमान बढ़ गया। तो तापमान बढ़ने से मृदा है ये क्या होती है, आप देखना दरारें आ जाती है, फट जाती है। लवणीय मृदा की इसी जो अपने लवणीय मृदा है ना, उसमें चिकनी मिट्टी होती ना, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, बारीक होते हैं, महीन। तो ये चिकनी मृदा, ये कैसी है, चिकनी मृदा, चिकनी मृदा की तरह। तो इसके जो जमाव है इसमें गर्म और शुष्क ऋतु में क्या आती है, दरारें आ जाती है। क्या आ जाती है, दरारें आ जाती है। ठीक है, तो दरारें आ जाएगी। दूसरी बात, ये थोड़ा सा जल मिलते ही इसमें क्या है, ये चिपचिपी हो जाती है। क्या हो जाती है, चिपचिपी। थोड़ा सा जल मिला ये क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो ये मानो, अरे चिकनी मिट्टी देखिए ना, चिकनी मिट्टी थोड़ा सा पानी डालोगे ना तो पानी डालते ही वो क्या हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कृषि कार्य कहता है, पहली वर्षा आई, पहली बारिश में ही इस मृदा को, जो क्षेत्र, इस मृदा के जो क्षेत्र हैं वहां पे कृषि कार्य करने के लिए जुताई कर दी जाती है, खेत जोत दिए जाते हैं। एक दो मृदा की बात, एक दो बारिश की हम राह नहीं देखते कि एक दो बारिश आएगी, पहली बारिश आई नहीं और इसमें क्या कर दिया, खेत जोत दिए। क्योंकि लगातार बारिश आने पे खेत जोतने में भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यह मृदा चिपचिपी होती है। तो नमी बनी रहती है, क्षमता धारण करने की जल क्षमता, ऐसे लिखता हूं, जल क्षमता धारण करने की क्षमता क्या है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। गर्म शुष्क मौसम होता है, दरारें आ जाती है, चिपचिपी होती है। तो पहली बारिश जो होती है उसमें खेतों की जुताई की जाती है। रेगुर मृदा कहते हैं, काली कपास वाली मृदा कहते हैं, कपास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूने की प्रधानता होती है। फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, महीन कण होते हैं, निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित सेल यानी लावा, इस कारण से इसका नाम पड़ गया क्या, काली मृदा। अब आप कहोगे साहब कहाँ कहाँ मिलती है, कल मैंने बताया था अगर आपने पढ़ा हो क्लास को, तो यह मृदा आपकी मिलती है। देखो यहाँ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ है मालवा का पठार। कौन सा पठार, मालवा का पठार। इसके अलावा हमारे राजस्थान की बात करें तो बूंदी और टोक वाले क्षेत्र में, ये दक्षिणी भाग नहीं कि राजस्थान का, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो पठार से जुड़ा हुआ है, मालवा के पठार से जुड़ा हुआ है, कौन सा, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, वो यहाँ पर भी आपको ये मृदा देखने को मिले, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे ये मृदा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा ये मृदा कहाँ मिलेगी, मध्य प्रदेश के भाग में। ठीक है, और कहाँ मिलेगी, ये मृदा मिलेगी आपको महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में। इसके अलावा आपका कच्छ का भाग, कच्छ ये वाला भाग, कच्छ भाग के नीचे है गुजरात का एक भाग है जिसका नाम है सौराष्ट्र। गुजरात के कौन से भाग में, सौराष्ट्र में। तो गुजरात के सौराष्ट्र में मृदा मिलती है, महाराष्ट्र के संपूर्ण भाग में मृदा मिलती है, मध्य प्रदेश के भाग में मृदा मिलती है। इसके अलावा आपके गोदावरी नदी है, आपकी कृष्णा नदी है, इन घाटियों में भी क्या मृदा मिलती है, जिसमें आपके आंध्र प्रदेश का भाग भी आता है। ठीक है, कर्नाटक का भाग भी आता है जहां पे मृदा मिलती है। इसके अलावा आपके तमिलनाडु के रामानाथपुरम वाले क्षेत्र में ये मृदा आपको देखने को मिलती है। कौन कौन से रीजन है जहां पे मृदा मिलती है, एक तो महाराष्ट्र में मिलती है, आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग, मालवा का प्रदेश है, राजस्थान के जो मालवा से जुड़े हुए प्रदेश है, जो अपने हाड़ौती वाले पठार के भाग है, वहां पे मृदा देखने को मिलती है। गुजरात के सौराष्ट्र वाले भाग में मृदा देखने को मिलती है, और कर्नाटक के भाग में गोदावरी और कृष्णा के जो नदी घाटी क्षेत्र है वहां पर भी ये मृदा देखने को मिलती है। एक बार रिपीट कर लें क्षेत्र को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, और राजस्थान, राजस्थान में भी ये मृदा आपको मिलती है। बताओ बेटा समझ में आ गया क्या वाला?
समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इधर देखें तो आपके जुड़ा हुआ कौन सा है? यहाँ महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ का भाग, छत्तीसगढ़ का पठार, यहाँ पर भी ये मृदा मिलती है। छत्तीसगढ़ के पठार में क्या है? ये मृदा मिलती है। तो ये क्षेत्र है जो कौन से, इस क्षेत्र को हम कौन सा पठार बोलते हैं बेटा? इस क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार में आपको इस प्रकार की मृदा मिलती है। क्लियर है क्या? ठीक है, 5 मिनट और है, एक मृदा हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? ये सुमित गुजर, एक चीज मैं बेटा आपको बोल दूं सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आप क्लास में ज्वाइन कर रहे हो तो बीच में क्लास आपको ड्रॉप नहीं करनी, क्योंकि लगातार आप फ्लो में पढ़ रहे हो। ठीक है, और आप बीच में क्लास ज्वाइन कर दो, आपको लगे कि यूट्यूब पे देखेंगे, तो वो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, फिर आप कभी वो देख नहीं पाओगे, कभी वो समझ नहीं पाओगे। तो फ्लो में क्लास ले, लगातार क्लास ले, जिससे कि आपको समझ में आ सके। और कोई भी प्रश्न हो आप पूछो, जिससे क्या है कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। निकिता पांडे कुछ पूछ रही क्या? हाँ सर। क्या? सर एक क्वेश्चन था, राज्यों में भू अभिलेखन की निर्धारित कौन करता है? क्या? राज्यों में राज्यों में राजस्व विभाग, भू अभिलेखन, भू राजस्व विभाग। राज्यों में भू राज्यों में भू अभिलेखों का अभिलेखन भू राजस्व निर्धारित कौन करता करता है? है। कौन करता है? भू राजस्व भू विभाग। राजस्व, राजस्व, रेवेन्यू, लैंड Yes, sir. रेवेन्यू डिपार्टमेंट, भू राजस्व विभाग। और कुछ पूछना है बेटा? ओके सर। और कुछ नो पूछना? सर। ठीक है, देखो आगे तीसरी, और भी भाई अपने पास में 2-3 मिनट है, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है क्या? 2 मृदा आपने पढ़ ली, ठीक है। और तीसरी मृदा एक बार स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अपने पास में 2-3 मिनट है। भाई बेटा आपने नोटबुक सबने बना ली होगी, नोट्स आ Yes, रहे sir. लगातार, Yes, sir. नोट्स लगातार आ रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. ओबीटी भी आ रहे हैं। आप नोट्स, ओबीटी और वीडियो आपने देखा है, तो आप लगातार स्टडी करें, क्योंकि कौन सा प्रश्न कौन से टॉपिक से आ जाए, इसलिए कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ना और समझना जरूरी, पूरा टॉपिक आपको पढ़ना और समझना जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी मृदा टॉपिक हो देखेंगे, हो जाएगा लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा, देखो नाम से स्पष्ट है कि लाल कलर की भी होती है और पीली कलर की भी होती है। तो ये मृदा जो लाल और पीली मृदा है, इसका जो लाल रंग है, देखो ये मृदा आपको मिलेगी कहां पर? जहां पे काली मृदा मिली है ना, काली मृदा, इस काली मृदा के पूर्वी भाग, यानी दक्षिण के पूर्वी भागों में, दक्षिण के दक्षिणी भागों में और आपके पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में आपको लाल व पीली मृदा मिलती है। इसमें राज्यों की मैं बात करूं तो आपके गंगा, मध्यवर्ती गंगा के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इधर देखें तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आपके कर्नाटक है और महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में यह मृदा देखने को मिलती है। लाल रंग, आपकी लास्ट 1 मिनट है बेटा। लाल रंग जो है वो तो किसके कारण है? लोहेंस की प्रधानता के कारण, ठीक है। और इसमें जल मिल जाता है तो ये लाल रंग किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पीले रंग में। इस कारण से ये मृदा लाल व पीली मृदा कहलाती है। इतना समझ में आ गया? अब अपने पास में लास्ट 1 मिनट है, ये जो बाकी मृदा रही है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो ये चीज समझ में आ गई। लाल रंग किसकी वजह से बेटा? लोहे
अंश की वजह से, और पीला रंग किसकी वजह से होता है? जल की वजह से। ठीक है, और कोई प्रश्न करना है? कौन कौन से क्षेत्रों में मिलेगी? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के भाग में, ठीक है, उड़ीसा के भाग में,